नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। आइए, आज हम लोग कुछ अलग ही पढ़ने के लिए आए हैं, लेकिन ना मुझे ना एक चीज बताना था। आज सर ने कहा था कि आप ना दिखाई दो, वो मुझे आ नहीं रहा है कि कैसे दिखाई देना है। तो मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आ नहीं रहा है ये चलाने के लिए। मैं एक मिनट अपना वीडियो ऑन करता हूँ। इसको मुझे ऑन करने नहीं आ रहा है। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। इसमें कैसे ये करते हैं, ये कुछ तो गड़बड़ हो गया है, मेरे को आ नहीं रहा है। मेरा वीडियो ऑन है, लेकिन मुझे करने नहीं आ रहा है। बस 2 मिनट रुक जाइए, मुझे ना इसको थोड़ा सा असेस करने के लिए टाइम दीजिए। रहने दीजिए, मैं फिर बाद में ये सब करके फिर बाद में आऊंगा। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं उस पे हम लोग बात करते हैं। हमारे पास ना बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं कि हमें ना एलर्जी कंडीशन लेके आते हैं। तो आयुर्वेद में एलर्जी कंडीशंस के लिए क्या दवाई रहता है, ये हम लोग हमेशा सोचते हैं कि कौन सा दवाई हम दें, क्या दें। तो आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। एक मिनट रुक जाइए। मैं ट्राई तो कर रहा हूँ, लेकिन मुझे वीडियो ऑन करने नहीं आ रहा है। मैं बाद में अभी वीडियो ऑन करना सीखूंगा सर से। सर ने मुझे 2 साल पहले सिखाया था वीडियो ऑन करना। अभी हम जो है वो उस पे बात करते हैं। जब भी हमारे पास एलर्जी वाले पेशेंट आते हैं ना, एलर्जी कंडीशंस वाले पेशेंट आते हैं, तो हमें क्या क्या सोचना चाहिए वो पहले मैं बता देता हूँ। क्योंकि एलर्जी वाले जब पेशेंट आते हैं, तो हमें आयुर्वेद के हिसाब से वातज पित्तज कफज ये सबसे पहले सोचना चाहिए। कि ये वात वाले हो सकते हैं या पित्त वाले हो सकते हैं या कफ वाले होते हैं। आयुर्वेद पूरा है वो त्रिदोष सिद्धांत पे ही बेस्ड है पूरा। तो हमें आयुर्वेद के हिसाब से ही देखना है। कुछ पेशेंट जो रहते हैं ना, उनकी व्याधि क्षमत्व इतना कम रहता है और एलर्जीज उनको बहुत जल्दी हो जाता है। और एलर्जी करने के कारण एलर्जेंस रहते हैं, कुछ ऐसे कारण रहते हैं, कुछ ऐसे हेतु रहते हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। और वो बाहर के तो एलर्जेंस हैं, लेकिन शरीर में अगर आम दोष बहुत ज्यादा है, शरीर में मानसिक विकृति है, स्ट्रेस है बहुत ज्यादा, शोक है, भय है, क्रोध है, तो उसको वो जल्दी अटैक करते हैं एलर्जेंस। अगर हम एलर्जेंस के बारे में बात करते हैं और उससे शरीर में क्या दुष्परिणाम होते हैं उस पर अगर हम बात करते हैं, तो वात टाइप के जो एलर्जीज रहते हैं उसमें अगर हम लोग देखेंगे तो वो ज्यादातर अपना जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें काम होता है उसका एलर्जेंस का।
और वातज टाइप के एलर्जीज के पेशेंट कैसे होते हैं कि उनको ढकार आ रही है, आटोप हो रहा है, फिर उसके बाद में गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्कम्फर्ट हो रहा है, फिर पेट में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, जिसको हम उदर शूल बोलेंगे, फिर उनको हेडेक हो रहा है, पेट में अपान वायु इतना ज्यादा विकृत हो जाता है कि वो सिर में चढ़ जाता है और हेडेक हो रहा है, फिर उनको मसल में स्पाजम आता है, पिंडिको द्वेष्टन होता है, साइटिका का पेन होता है। इसी तरह से वायुजन्य और भी उनको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, वायु का और ज्यादा एलर्जिन ये हुए तो स्किन में बहुत ज्यादा रैशेस आने लगते हैं। और ये कैसे होते हैं, तो अब ये एलर्जीज जो रहती है ना वो 3 टाइप के कारणों की वजह से ऐसा माना गया है कि एक तो खाने में अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो उसके वजह से ये एलर्जिक रिएक्शन बॉडी में होने लगते हैं। इसी तरह से जो हवा अगर दूषित है उसके वजह से कोई ना कोई कोई ऐसे एलर्जिन से जो एयरबॉर्न रहते हैं, हवा के थ्रू आते हैं शरीर में। इसी तरह से कुछ ना कुछ कांटेक्ट जब हो जाता है एलर्जन से, ऐसे टच हो जाते हैं तो उसकी वजह से होते हैं। और अगर हम एलर्जिक रिएक्शन के बारे में देखें तो कुछ अनुवांशिक रहते हैं कि कुछ लोगों को एलर्जीज होता ही है क्योंकि उनके जीन्स में रहता है, अनुवांशिक कारणों की वजह से। किसी को मंदाग्नि रहती है, अग्निमंद रहता है, उसकी वजह से ये होने लगता है। शरीर में आम संचिति बहुत ज्यादा हो रही है, आम अविश बहुत ज्यादा है, तो उनको ये एलर्जिक कंडीशंस ज्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो आप लोग का क्या सोचना है, आप लोग भी अपना अपना मत बता सकते हैं। मैं यहाँ वीडियो ऑन करने का कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। मैं अपने आप को दिखाना चाहता हूँ लेकिन मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ। उसके लिए मैं कुछ तो यहाँ पे सेटिंग में कुछ तो प्रॉब्लम है, मैं बाद में उसको ठीक करके आप लोगों से बात करूंगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एलर्जिक कंडीशन हो जाती है, एलर्जी कंडीशन शरीर में हो रही है, तो हम लोग पहले तो ये देखते हैं कि अपत्यकर आहार विहार क्या हुआ है, या फिर विहारात्मक क्या ऐसा कुछ ऐसी चीजें आ गई है शरीर में जिसकी वजह से ये हो रहा है। पहले हम लोग ये समझते हैं वातज पित्तज कफज की वजह से क्या क्या चीजें हो सकती है, उस पर हम बात करेंगे और फिर बाद में हम लोग इसकी चिकित्सा वगैरह देखेंगे। अगर वायु की वजह से हो रहा है तो मैंने जैसे कि बताया कि अपना जो ये अन्नवत स्रोत है उसके सारे सिम्टम्स दिखेंगे। और खाने में अगर बहुत ज्यादा सूखे धान्य खा रहे हैं, बहुत ज्यादा बीन्स वगैरह खा रहे हैं, एनिमल प्रोटीन बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो उसकी वजह से वायु का प्रकोप होगा, क्योंकि प्रोटीन वाली चीजें ज्यादा खाएंगे तो वायु के वात कारक रहते हैं। दाल वगैरह खाएंगे तो वात कारक रहते हैं, सूखे मांस खाएंगे तो वात कारक रहते हैं। फिर कटु रसात्मक द्रव्य बहुत ज्यादा खाएंगे, गरम मसाले खाएंगे, तो उसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस बॉडी में जल्दी आता है, वायु वाले सारे होने लगते हैं, आधमा नाटोप और आंत्र कूजन ये सब होने लगता है। उसी तरह से और फिर उसमें अगर हम लोगों ने देखा तो ठंडा पानी बहुत ज्यादा अगर कोई पी रहा है तो भी ज्वाइंट पेन वगैरह बहुत ज्यादा होने लगते हैं, और फ्रिज के पदार्थ खाया तो वो जॉइंट पेन वगैरह बढ़ा देता है। तो ये एक तरह का एलर्जेंस है जो शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं और बॉडी को वो टॉलरेट नहीं होता है और एलर्जिक रिएक्शंस बॉडी में शुरू हो जाते हैं। इसी तरह से पित्त टाइप के जो एलर्जीज रहती है वो न ज्यादा त्वचा के थ्रू जाती है और वो रक्त में मिक्स होके फिर आती है। तो जैसे कि पोलन ग्रेन्स हैं, या फिर कुछ ऐसे उष्ण चीजें शरीर को लगे, कॉस्मेटिक्स लग गए, कॉस्मेटिक केमिकल्स वगैरह शरीर में त्वचा पे लग गया तो इचिंग होने लगता है बहुत ज्यादा। फिर एलर्जिक डर्मेटाइटिस होने लगता है, एक्जिमा होता है, रैशेस होते हैं। फिर आंखें जो है वो रेडिश होने लगती हैं बहुत ज्यादा। और शरीर में अगर गया तो वो एलर्जेंस के वजह से शरीर में बहुत ज्यादा छाती में जलन होने लगता है, एसिड में इंडाइजेशन होने लगता है, और उल्टी आने लगती है, जी मिचलाने लगता है, ये सारी चीजें होती है। और अगर कुछ कुछ चीजें रहती है जैसे कि बहुत ज्यादा कटु रस, अम्ल रस, लवण रसात्मक चीजें ज्यादा खाया तो वो ज्यादा शरीर को नुकसान पहुंचाती है पित्त वाले एलर्जीज में। या फिर खट्टी चीजें खाई, टोमेटो खाया, टोमेटो केचप खाया, अचार खाया, फर्मेंटेड फूड आइटम्स खाए, तो उसकी वजह से वो एलर्जेंस का पावर बढ़ जाता है और स्किन जो है और ज्यादा दाह युक्त बर्निंग सेंसेशन ऐसे होने लगते हैं। तो इसको हमें ध्यान में देना चाहिए। फिर कफ टाइप के जो एलर्जेंस रहते हैं वो अगर शरीर में जा रहे हैं तो पोलन ग्रेन जा रहा है या फिर कोई ऐसी चीजें जा रही हैं जो कफ को एग्रेवेट कर रही हैं, तो उसके और वो क्या करते हैं कि अपना म्यूकोजल मेम्ब्रेन श्लेष्मल कला है उसको बहुत ज्यादा इरिटेट करते हैं, तो उसकी वजह से ठंडी बज के बुखार आता है, सर्दी जुकाम होने लगता है, अस्थमा का अटैक आता है, और ये खुजली बहुत ज्यादा आने लगता है, और नींद बहुत ज्यादा आती है, और
कुछ लोग जो दूध का सेवन ज्यादा करते हैं या दही का सेवन ज्यादा करते हैं, पनीर का सेवन ज्यादा करते हैं, उनको एलर्जी कंडीशन ज्यादा आती है, कफ वाले सारे एलर्जी, उसमें ज्यादातर खुजली आएगा, मुंह से लार आएगा, उल्टी आएगा, और ये कफ का बलगम वगैरह सब निकलने लगेगा। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। अब एलर्जिक कंडीशंस जो रहती है उस पे हमें चिकित्सा क्या करना चाहिए, तो अगर एयरबॉर्न एलर्जिन बॉडी में कांटेक्ट में ज्यादा आ रहे हैं, उनसे बचने के लिए हमें नस्य का सेवन कराना चाहिए, जैसे षडबिंदु तेल हो गया, अणु तेल हो गया, फिर और भी बहुत सारे पंचेंद्र वर्धन तेल हो गया, शीरबला तेल हो गया, या फिर बच्चा तेल हो गया, ब्राह्मी तेल हो गया, ज्योतिषमती तेल हो गया। नस्य के थ्रू हमें एयरबॉर्न जो एलर्जिन है उससे हम शरीर की रक्षा कर सकते हैं। अगर अन्न से एलर्जी हो रही है, जैसे कि कुछ लोगों को गेहूं से एलर्जी होती है, तो गेहूं से एलर्जी हो रही है तो क्यों हो रही है, क्योंकि अग्नि मंद है, आम अविष पहले से ही, और गेहूं खाएंगे तो वो इनटॉलरेंस रहता है, गेहूं से एलर्जी होती है। किसी को दूध से एलर्जी होती है, तो दूध से एलर्जी हो रही है तो क्यों हो रही है, या तो वो दूध अच्छा नहीं आ रहा है, या उसके बॉडी के लिए वो साथ में नहीं है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमें दीपन पाचन करके, या फिर हम उस हेतु को ही बंद करा दे कि आप वो दूध न लो जिससे आपको तकलीफ हो रही है। संक्षिप्ता क्रिया को निदान परिवर्जनम ऐसे बोले, तो निदान परिवर्जन करना ही ये चिकित्सा रहती है, और नहीं तो शोधन कराए, वमन विरेचन बस्ती नस्ते रक्त मोक्षण करा के फिर करे तो ये ज्यादा अच्छा रहता है। अब वात टाइप के जो एलर्जेंस आ रहे हैं शरीर में और उसको बैलेंस करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस शरीर को गर्म रखना है हमेशा, मतलब ठंडा से उसको तकलीफ हो रही है तो, और खाने में हमें क्या है, शीत के ऑपोजिट अदरक, शुंठी, इन ऐसी चीजें, या दशमूल का मतलब जो हम ये दे रहे चाय वगैरह उसमें दशमूल डाल के दे थोड़ा सा, या फिर हम दशमूल के क्वाथ का बस्ती दे सकते हैं, धनवंतरी तेल का बस्ती दे सकते हैं, या फिर हम दीपन पाचन अनुलोमन करें। अनुलोमन करने से वो जो आत्मा नाटोपांतर पूजन वो जो है, मजल स्पाजम वगैरह, वो वायु वाले सारे सिम्टम्स कम हो जाते हैं। पित्त टाइप वाले अगर हो रहे हैं तो हमें आयुर्वेद में जो बताया है कुष्ठ की चिकित्सा, पित्तज कुष्ठ की चिकित्सा, जैसे महातिक्तक घृत है, तिक्तक घृत है, फिर गंधक रसायन है, वृहद हरिद्राखंड है, पंचतिक्त घृत गुग्गुल है, कैशोर गुग्गुल है, आरोग्यवर्धिनी वटी है, जो पित्त को शमन करे, नीम पंचनिम्बादी चूर्ण है, ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करने से फायदा होता है। कफश टाइप का अगर एलर्जेंस जाने से सर्दी जुकाम खांसी अस्थमा हो रहा है, या दिन में नींद आ रही है, तो हमें कफ को शमन करने के लिए क्या देना है, तो त्रिकटु, पंचकोल, और जो भी कटु रसात्मक अपने द्रव्य हैं जो शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं कफ से, वो सारा देना पड़ता है। इसी तरह से हम रसायन चिकित्सा देते हैं, जैसे कि त्रिफला है, आमलकी है, ये सब रसायन चिकित्सा से हमारा व्याधि प्रतिकार शक्ति बढ़ जाता है। और अवस्था के हिसाब से हम आंवला दे सकते हैं, हल्दी दे सकते हैं, लवंग, शुंठी, बच्चा और च्यवनप्राश देना जो है वह क्या रहता है कि अपने एलर्जिक कंडीशन से बचाने के लिए बहुत अच्छा रहता है। उसी तरह से पित्त वाले अगर सिम्टम्स आ रहे हैं बहुत ज्यादा शरीर में, तो हमें पित्त शामक द्रव्य जैसे चंदन का प्रयोग करें, आंवला का प्रयोग करें, फिर हम लोग तिक्त रसात्मक द्रव्य जैसे कि किरातिक्त, पटोल, इनका सब्जी दे सकते हैं, तो हमारे शरीर में पित्त वाले सिम्टम नहीं आएंगे। जैसे पटोल का सब्जी दे, परवल का सब्जी दे, उसी तरह से पुनर्नवा का साग दे खाने के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा फायदा करता है। और अभी ये जो है ना व्याधि क्षमत्व अगर कम रहता है, क्योंकि एलर्जी तो सब जगह रहते हैं, कभी भी अटैक करते हैं, व्याधि क्षमत्व अगर कम है तो उसकी वजह से वो एलर्जिक रिएक्शंस जल्दी होते हैं बॉडी में। तो अपने आयुर्वेद में विमान स्थान में क्या बताया कि व्याधि क्षमत्व जो रहता है यह दो टाइप का रहता है, एक स्वाभाविक रहता है, एक अभ्यासज। स्वाभाविक जो रहता है वह जाति स्वाभाविक, कोई कोई जो ये रहते हैं स्पेशीज रहते हैं उसमें अपने आप ही मतलब व्याधि क्षमत्व पहले से ही रहता है। कुछ कुछ ये रहते हैं और परिस्थिति का परिवर्तन होने के बाद भी वो व्याधिग्रस्त नहीं होते हैं, वो लोग का जो जाति स्वभाव से वह बहुत स्ट्रांग रहते हैं। कुछ कुछ का कुल स्वाभाविक रहता है, मतलब वो इनहेरिटेंस आता है कुल, उससे वो ठीक रहते हैं। उसी तरह से व्याधि स्वाभाविक बल, व्याधि का खुद का बल जो रहता है उसके वजह से रहते हैं। जैसे कि ऐसे बोला है कि बलवान पुरुषों के देश में जन्म होने की वजह से व्यक्ति स्वाभाविक बल बहुत अच्छा रहता है। जैसे कि अगर किसी का जन्म पंजाब में हो रहा है तो पंजाब के लोगों का खाना पीना मिट्टी ये सब इतना शुद्ध है, या पहाड़ों पे लोग रह रहे हैं तो वो लोग का जो जन्म हो रहा है वो इतना बढ़िया है, शुद्ध हवा पानी मिल रहा है, तो उनका व्याधि क्षमता रहेगा तो एलर्जिक रिएक्शन नहीं होगा, उतना जल्दी नहीं होगा फ्रिक्वेंटली।
या बलवान पुरुषों के कुल में जन्म लिया, जो लोग बहुत स्ट्रांग रहते हैं उनके कुल में जन्म लेने से, या बलवान काल में जन्म लेने से, जैसे कि विसर्ग काल में दिसंबर जनवरी फरवरी में जन्म लेने से व्याधि क्षमत्व अच्छा रहता है, या सुख कारक काल का संयोग रहा, मतलब ऐसा टाइम आया है कि उसमें ज्यादा बारिश नहीं हो रही है, ज्यादा ऋतु संधि नहीं हो रहा है उसके वजह से, या बीज मतलब शुक्र और आर्तव इतना स्ट्रांग है तो उसकी वजह से बच्चे जो रहेंगे उनकी व्याधि क्षमत्व अच्छी रहेगी, उनको एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होते हैं जल्दी। आहार संपत्त मतलब खाना जो है वो पूरी तरह से अच्छा न्यूट्रिशियस दिया जा रहा है तो उससे व्याधि क्षमत्व रहता है, उनको एलर्जिक रिएक्शन नहीं रहते हैं। शरीर संपत्त मतलब शरीर भी बहुत स्ट्रांग है तो उनको नहीं होता है। सत्व संपत्त मतलब मन से बहुत ही स्ट्रांग है तो उनको भी कभी भी व्याधि नहीं होता है, एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होते हैं। इसी तरह से वो लोग संघर्ष का भी एक शब्द है कि वो लोग का जो बॉडी है वो फाइट करने की ताकत रखता है तो उनको भी नहीं हो सकता है। इसी तरह से यौवनावस्था में एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता क्योंकि व्याधि क्षमता तो सबसे अच्छा रहता है। बच्चों को जल्दी एलर्जिक रिएक्शन होते हैं और बूढ़ों को जल्दी होता है, लेकिन यौवनावस्था में कम होता है। इसी तरह से कर्म, अगर एक्सरसाइज वगैरह कर रहे हैं, जिम में वर्कआउट कर रहे हैं तो उनको व्याधि क्षमता ज्यादा रहेगा, बल वृद्धि रहेगी तो उनको एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होंगे। इस पर आप लोग का क्या अनुभव है, आप लोग कृपया बताइए। डॉक्टर आरती मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी इस टॉपिक पे, एलर्जी और उसके प्रतिकार शक्ति या एलर्जिक रिएक्शंस, या कुछ ऐसे आपका कोई अनुभव है तो शेयर करिए। आप अनम्यूट नहीं कर पा रही हैं शायद, एक मिनट रुकिए, मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। हाँ, आरती मैम आप कुछ बोलेंगी इस टॉपिक पे। हेलो। हाँ जी बोलिए मैम। हाँ जी, प्रणाम सर। सर ये आपने बहुत अच्छा बताया सर। मेन मैं सर नस से ही देती हूँ सर, अगर किसी को ऐसे ड्रॉपलेट से ऐसे इन्फेक्शन है। बाकी सर जो अगर स्टमक में इन्फेक्शन होता है तो सर उसमें सौंठ और मुस्तक बहुत अच्छा काम करता है। जहाँ सर क्लेद रहता है वहाँ मुस्तक, और सर आम पाचन के लिए सर सौंठ का चूर्ण मैं डायरेक्ट वही देती हूँ, या अदरक का रस सर, उसके साथ इलायची सर, जो छोटी इलायची रहती है सर वो उसके लिए देती हूँ। जी, तो उससे कितना फायदा होता है मैम। सर सौंठ से तो बहुत फायदा होता है सर। सौंठ का तो मैंने प्रैक्टिकल करके देखे सर। ये 1 ग्राम तक सर एम्प्टी स्टमक देती सर। जी ठीक है, और किसी को कुछ और कोई हाँ। भी सर नाक में डालने के लिए उनको कंटिन्यूअस कोई भी सर ऑयल उनको देती हूँ सर। और ये जो रहता है नवरत्न कल्पामृत सर, इसके एक फॉर्मुलेशन रहता है सर, उसमें 9 रत्न और शिलाजीत का मेन कंपोजिशन रहता है। तो सर कभी कभी वो जो रत्न होते हैं सर वो भी हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते होंगे सर, उससे भी काफी फर्क पड़ जाता है सर, इसमें जितनी भी आईजी एंटीबॉडी एलर्जीज वगैरह होती है। जी ठीक है, बहुत अच्छा बताया मैम आपने। मैं अपना वीडियो नहीं ऑन कर पा रहा हूँ जूम में, मुझे कुछ सीखना पड़ेगा। ठीक है, और कोई बताना चाहे, माधुरी मैम आप बताइए, तब तक मैं ये ट्राई कर रहा हूँ। माधुरी मैम आप कुछ बताएंगी, एलर्जिक कंडीशंस में आप क्या देती हैं, क्या सोचती हैं। सर क्या कौन सर मेरा लेट ज्वाइन किया एलर्जी मतलब सर स्किन का चालू है कि किसका? आप कोई भी बताइए, स्किन का एलर्जी या पूरा बॉडी का, कोई भी सर बताइए। मेरे को अभी 2 केस डिफिकल्ट जा रहे हैं मेरे इस एलर्जी के। वो कंडू रुकता ही नहीं है सर पेशेंट का। वो अच्छा जो देती हूँ वो बोलता है कि मुझे इसी से रिएक्शन हो रहा है, इसलिए अभी सब बंद करके मैंने सिंपल अभी अभिपत्ति को हरिद्रा खंड पे रखा है। आरोग्यवर्धिनी गंधक रसायन पहले अच्छा है, सेकंड हफ्ते में और कंडू बढ़ गया, सब जगह फैलने लगा। अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा है सर मैं क्या करूँ, अभी दिया है देखेंगे अभी नहीं तो पत्रिका। आपने हेतु निकाला क्या। सर हेतु तो क्या थे सर, वो पेशेंट है ना उसको ददरू के लिए आई थी सर, वो एक बटक्स पे ददरू था। तो उसपे ना मैंने आरोग्यवर्धनी गंधक रसायन अभिपत्ति रसपा ये दिया, और करंज नीम तेल लगाने को सर ऐसा सब कुछ दिया था, तो उससे हाफ द थिंग का कवर हो गया। फिर सेकंड हफ्ते आए तो बोली कि अभी पैरों और हाथ में ही खुजली खुजली आने लगा, और सर वो शीत पित्त भी नहीं, वो एकदम ऐसे पॉइंटेड डॉट्स रहते हैं जैसे गूज बम्प आते हैं, रोमांच आता है ना, वैसे डॉट्स आ रहे हैं स्किन पे। और अभी इतनी खुजली बढ़ रही है कि मैंने अलेग्रा दिया, एटरैक्स दिया, कुछ नहीं, वो कंट्रोल ही नहीं हो रही है खुजली। इतना ये हो रहा है सर मेरा तो, यही समझ नहीं आ रहा है कि कहाँ गलती हुई है कि अलग बीमारी चालू हुई है, यही समझ नहीं आ रहा। जी तो अभी तो मैंने सब बंद करके सिर्फ अभिपत्ति का विरेचन चालू किया है और हरिद्रा खंड, यही। और सब एप्लीकेशन भी सर लोकल एप्लीकेशन भी बंद किया सिर्फ
पर ये अलग हाथ पैर पे ही चालू हुआ है। और उसने कुछ बाहर का खाया नहीं, कुछ भी नहीं सर, वो बाहर का ये नहीं कर रही है, सब बंद किया है उसने महीना 1 मंथ से। उसका हेतु बहुत कुछ ये नहीं था, सिर्फ मशीन पे बहुत काम करती थी, पसीना आता था, और सिल्की क्लोथ्स रहते ना सैटिन के सर, इसलिए वो दद्रू हुआ था सर उसको। तो अभी सर उसके जैसे ये मैम बता रहे एलर्जी का ही, सर ऐसे ही सर जितने ऑटो इम्यून डिजीज रहते हैं सर, जो आजकल पेशेंट आते हैं सर, वो भी एक तरह सर बॉडी के खिलाफ ही एलर्जी। तो सर इसमें हमें क्या करना चाहिए, कैसे समझना चाहिए? जैसे SLE है, ये अभी मेरे पास एक रिसेंटली केस आया था, उनका ANCA कोई टेस्ट था सर, वो पॉजिटिव था, और वो बच्चा सर 4-5 महीने में भी वो एंड स्टेज रीनल फेलियर पर पहुंच गया सर। तो सर ये उसको सडन ऐसे ही एलर्जी हुआ था, मतलब पहले वेस्कुलाइटिस हुआ, पूरी बॉडी के जो ब्लड वेसल्स थे उसके छोटे छोटे दाने ऐसे होने लगे, फिर फीवर हुआ, और उसके बाद ऐसा एकदम से किडनी तो का वो तो जो हमें क्रिएटिनिन है ऐसा वो बढ़ देखना गया। पड़ता है कि वो रक्त पित्त जैसा सिम्टम है क्या, उसमें रक्त दुष्टि है क्या। रक्त का दुष्टि पूरा देख के, रक्त जहां जहां जाएगा, जो जो सिस्टम में जाएगा, ऑर्गन्स में जाएगा, वहां वहां वो तकलीफ देता है। तो रक्त को शुद्ध करने वाली चिकित्सा देना पड़ता है। सर मैंने अभी महातिक्त दूध चालू किया, 1-1 चम्मच उसको। अच्छा। हाँ ये 3 चालू किया, महातिक्त हरिद्रा अभी आज ही बताया, अभी देखेंगे कल तक। मैं बोला रिस्पॉन्स बताना, नहीं तो फिर मुझे देखना पड़ेगा कि क्या करना है सर। अभी मेरे को अच्छा, समझ, क्योंकि सर ये सरसों का तेल वगैरह लगाने को तो वो लोग और डरते कि अभी और इतना हुआ है तो और मैं लगाऊंगी तो नहीं सरसों के होगा। तेल से तो नहीं होता ना। वही मैंने बताया था। सर एक आपने बहुत अच्छा बताया था एक बार मेरे को सर, मैं बहुत अब यूज करने लगी हूँ, उशीर और सारीवास सर आपने बताया था चूरन रूप में। हाँ जैसे मतलब अगर किसी को भी ये पित्त का बहुत ज्यादा अगर आपने सडनली कंट्रोल करना है सर, आपने वो बताया था मेरे को। हाँ। तो सर और भी कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं ऐसे डिजीज में मैम सर क्या जिसमें ऐसे बताया, सडन ऐसा हो? सारिवा और क्या था वो? सर ने मेरे को सारीवा और उशीर बताया था मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट है उसका कॉम्बिनेशन में, वो सर तो ने मेरे को। उसमें खुजली में है क्या मैम, किसके लिए, नहीं शीत नहीं के नहीं लिए? नहीं नहीं मैम, मैंने किसी और केस में सर ने मेरे को बताया था कि वो स्वेदन के कोई लिए होगा। बच्चा था उनका ना, वो था पामर हाइड्रोसिस था, हाँ, के अति पैर स्वेद। में और हाथ में बहुत ज्यादा स्वेद आता था। तो उसके बाद एज अ ब्लड प्योरीफायर मैंने बहुत सारे स्किन डिजीज में शुरू किया, ऑटो इम्यून डिजीज में भी शुरू किया। तो अभी मेरे को एक्चुअली अभी एक रिसेंटली केस आया, उसमें ANCA पॉजिटिव है, और उसका सिस्टेमिक वेस्कुलाइटिस हुआ है, मतलब पेशेंट के पूरे जितने ब्लड वेसल है ना, कहीं से भी हाँ, उसको ब्लड आने शुरू हो जाता है, कहीं पे भी उसके रैशेज हो जाते हैं, और उसके बाद फीवर होता है, और उसके बाद अभी उसका किडनी एंड स्टेज रीनल फेलियर में चला गया। अरे, तो इसलिए मैं सर से पूछ रही थी कि सर इसमें क्या सारीवा और शीर इसमें भी काम करेगा या कुछ हाँ और ऐड जरूर ऑन करना करेगा ना। पड़ेगा? आपको पहले वातज पित्तज कफज सारे सिम्टम्स निकालने पड़ेंगे, उस जी हिसाब सर। से फिर वो मेडिसिन सेलेक्ट करना पड़ेगा। वो क्या विसर्प है क्या, रक्तपित्त है क्या, क्या है वो देखना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं आज पूछूंगी केस में। ठीक है सर, हाँ, थैंक उसका डायग्नोसिस अच्छे से हो जाएगा ना तो फिर हम ठीक कर सकते हैं। अपनी ही दवाइयों से ठीक करना है, लेकिन हमें वो व्याधि कौन सा है, वो ग्रहणी दुष्टि है, ग्रहणी रोग है क्या, विसर्प है क्या, रक्तपित्त है क्या, त्वचा रोग है, कुष्ठ रोग है, क्या है वो देखना पड़ता है। यू। कौन कौन से स्त्रोत से इन्वॉल्व है वो सर सब। क्योंकि जितने भी ये ऑटो इम्यून देखे हैं मैंने, सब में ये स्किन का कुछ ना कुछ ये कनेक्शन कुछ रहता ही है सर। जैसे कोई भी पेशेंट हाँ हमारे ना, पास आता है, श्वास के पेशेंट जो है उनको स्किन का प्रॉब्लम रहता है, श्वास और स्किन ऐसा रहता है। जितने सर ये एलर्जिक वाले रहते हैं, जैसे ये वीट एलर्जी वाले सर, उनको भी ये एक्जिमा ये सब विसर्प रोग सर, बहुत सारा ये देखा कहीं है ना कहीं मतलब। स्रोतस जो है अवरुद्ध है, वहां पे आम संचिति है, धात्वग्नि मंद है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो हम लोग जो शोधन करते हैं ना, वमन विरेचन बस्ती नस्य रक्त मोक्षण, उससे ही वो ठीक हो सकते हैं, स्त्रोतरोधी होता है। थैंक यू सर। जी। और किसी को, और एलोपैथी में इसका इलाज नहीं है, वो लोग दवाई देते हैं, एंटीहिस्टामिनिक देंगे और जो भी देंगे वो देते हैं, लेकिन वो पूरा क्योर नहीं करते, आयुर्वेद से पूरा सर क्योर। उनका वाइसोलोन 50 चल रहा है अभी प्रेजेंटली। हाँ, तो वो केवल सप्रेस करके रखते हैं, और स्टेरॉइड। अभी उन्होंने एक एंटी कैंसरस ड्रग देना शुरू किया उनको, जी। मतलब 15 डेज में एक डोज देखो देना शुरू किया है। कितना दिन लेने के बाद फायदा होगा, क्योर कब होगा ये तो वो बताते नहीं है। सर नहीं नहीं, क्योर का तो उन्होंने बोला ही नहीं है, इसीलिए लोग फिर हमारी तरफ आते हैं, क्योंकि उन्होंने यही बोला है कि हम जस्ट अभी मतलब चल रहा है कि बस इसको चलाते रहो। हाँ, इसीलिए हम ना दीपन पाचन अनुलोमन करके या शोध करते हैं।
स्त्रोतरोध को दूर करते हैं, अग्नि को बढ़ाते हैं और उसके बाद में रसायन देते हैं, वो ठीक हो जाते हैं पेशेंट। सर जैसे ये एलर्जी का ही आप बता रहे हैं, जैसे कोई स्किन का ही प्रॉब्लम हो तो सर उसमें क्या हम रसायन रूप में दे सकते हैं पेशेंट को? रसायन में आप सारिवा, अनंता, मंजिष्टा, ये जो कुष्ठग्न के द्रव्य हैं, इसको रसायन के रूप में 1 साल चलाइए ना। कुष्ठग्न, ठीक है। कंडुग्न, वर्णगण, उदर्द प्रशमन, ये सारे दाह प्रशमन, ये 1 साल तक कंटिन्यू चलाइए। और चूर्ण से रुक्षता न बढ़े, इसलिए घृत के साथ दीजिए, क्योंकि घृत तो रसायन में अच्छा है ही, दूध भी रसायन में अच्छा है। तो दूध साथ में है कि घी साथ में है, उस हिसाब से घृत के अनुपान के साथ कंटिन्यू चलाइए 1 साल, स्किन पूरा ठीक हो जाता है। उसी तरह से अगर अस्थमा का हो रहा है बार बार, प्राणवायु स्रोत से रिलेटेड सारे एलर्जिक कंडीशंस हैं, तो आप पिपली रसायन दे सकते हैं, कंटकारी, अवलेह, कंटिन्यू। मेरे पास एक पेशेंट थे, उनको ना हर समय अस्थमा का अटैक आता था। कोई भी बाहर गए, अगरबत्ती का धुआं या कोई भी से एलर्जी होके और नाक पानी बहने लगेगा और अस्थमा का अटैक आएगा। मैंने उनको ना 3.5 साल कंटकारी अवलेह खिलाया, 3.5 साल। उसके बाद वो ठीक हो गए, तो ठीक ही हो गए। फिर उसके बाद उनको कुछ, बहुत अच्छा बताया। हाँ, कंटकारी अवलेह पूरा 3 साल खिलाया था। सर शीत पित्त में क्या करेंगे? सर इतना शीत पित्त इचिंग में होता है। तुलसी रस दे दीजिए ना, शीत पित्त प्रभंजन और रस। सर वो पहले ही इतना इचिंग रहता है और सूचीकर से उष्ण नहीं पड़ेगा सर वो क्या? शेखर से उष्ण नहीं पड़ेगा, शेखर प्लस गुलकंद दे दीजिए। शीत पित्त है, पित्त हाँ। आम युक्त है, हम्म। तो वहां पे आम का पचन करना है हमें। हाँ, शेखर साम पित्त को पाचन करता है, इसलिए देना। क्योंकि इतना कंडू रहता है ना, वो रुकता ही नहीं उनका, नहीं हालत पेशेंट की इतनी खराब होती है। मैं बता रहा हूँ ना, आप ये दे दीजिए, आरोग्यवर्धिनी वटी, सुशेखर हाँ। रस, पंचतिक्त घृत गुगुल दे दीजिए, कैशोर, हाँ। ये बहुत सारे द्रव्य मैं बता रहा हूँ जो तिक्त रसात्मक द्रव्य, वो दे दीजिए और विरेचन करा दीजिए। एक बार हाँ। विरेचन हो गया ना, सारा निकल जाएगा। और बहुत ज्यादा कंडू है ना, तो कंडुग्न गण के द्रव्य, नीम है, कुटज है और हम्म। खदीर है, ऐसे जो द्रव्य हैं, नीम के पानी से नहाना है और सरसों का तेल और नीम के कल्क से पूरा उद्वर्तन करना है, कंडू निकल जाता है। सर इसमें भी महातिक्त घृत चला सकते हैं ना? हाँ महातिक्त। जरूर, लेकिन विरेचन कराना सबसे अच्छा रहता है, शीत हाँ, विवेचन करते हैं। विरेचन या वमन। सर वमन। ऐसे में अगर जो मैम का केस अगर सद्य मतलब हमने वमन कराना सर, तो मदन फल वगैरह का कितना डोज रहेगा? उसमें 1 लीटर यष्टि मधु का काढ़ा या फांट और मदन फल चूर्ण 2 चम्मच, 2 टेबल स्पून चूर्ण को मिक्स करके दे दे। अगर पिपली दे रहे हैं, मदन फल पिपली ठीक है। तो आधा 1 चम्मच, 1 टीस्पून सफिशिएंट है। तो सर ये इसको यष्टि मधु फांट में ही दे दें या उसको सेपरेटली दें, जैसे दूध सेपरेट पिला में के? ज्यादा अच्छा रहेगा, वो 1-2 ग्लास पी लें और फिर उसके बाद में 1 चम्मच खा लें शहद के साथ। ठीक है। वेट फिर करें। उसके बाद ऊपर से पिला के बस वेट करें बस? हाँ, 45 मिनट के अंदर में वेग आना शुरू होता है, सारा पित्त निकल जाता है। 4-5 सर वेग ये तो पेशेंट सर घर पे भी कर सकते हैं ना अपने? नहीं नहीं, वमन घर पे नहीं देना चाहिए, अगर कॉम्प्लिकेशन हो गया, ठीक है। बीपी हाई हो गया तो। ठीक ठीक सर, ठीक है सर। वमन कभी भी अपने पास सामने ही कराना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी। डॉक्टर रवि सर कुछ बोलना चाहते हैं आप? कुछ बोलना चाहते हैं? सर जैसे वमन के लिए सर तो बसंत का मौसम ज्यादा अच्छा माना गया सर, जो है। हाँ, लेकिन कभी अगर हमारे पास पेशेंट आ रहे, जी अगर एलर्जी कंडीशन है, शीत पित्त है या, तो हम जी कभी भी दे सकते हैं ना सर। जी 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 सर। लेकिन सर अग्निमान को हमेशा ही देखना है सर इसमें ना? हाँ, दीपन पाचन अनुलोमन। जी 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 जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, असली में मेरे को वीडियो ऑन करने ही नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। अच्छा सर। हाँ, मैं अभी इसको ठीक करवाऊंगा। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है, पूछना है, पूछिए, बताइए। सर रसमाणिक्य कधी द्यायचं, म्हणजे कुठल्या अवस्थेमध्ये द्यायचं? रस माणिक्य जब न, ये पूछ रहे हैं कि रस माणिक्य कब देना है। आपको हिंदी समझ आता है ना मैम? हाँ करेक्ट, आता है। मैं मराठी में भी बोल सकता हूँ, लेकिन बाकी लोगों को नहीं समझ आएगा। ओके। रस माणिक्य हम कब देते हैं? जब जैसे कि सोरियासिस जैसे कंडीशन रहती है, जब दोष दुष्य समूर्छना बहुत ज्यादा डीप हो गया है, लीन अवस्था में चला गया है, तो वहां पे ये सादा सादा दवाई काम नहीं करता है, रस माणिक्य जैसे ही द्रव्य काम करते हैं। श्वास काश भी है, बहुत ज्यादा वो डीपली एनरूटेड है, तब रस माणिक्य जैसे द्रव्य देते हैं।
सुपरफिशियल है, ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है, तो उसका जरूरत नहीं होता है। सोरियासिस में तो रसमाणिक्य का बहुत अच्छा फायदा होता है। रसमाणिक्य और कौन से औषधों के साथ देना उसमें चाहिए? हरी की चूर्ण के साथ देना चाहिए, क्योंकि रसमाणिक्य का भी साइड इफेक्ट होता है। मतलब हाँ। मुझे ऐसे पता चला है कि रसमाणिक्य दे रहे हैं और पेशेंट तेल मिर्ची मसाला और बहुत ज्यादा नॉनवेज खा रहे हैं, तो उसको रैशेस बढ़ जाते हैं बहुत ज्यादा। तो साथ में मात्रा सर घूस भी देना कितनी चाहिए। है उसकी? मात्रा कितनी देनी? उसका मात्रा बहुत कम, 125 mgm, एक रत्ती, एक चुटकी पर डे सर? सुबह शाम। अच्छा, सुबह शाम। हाँ, दूध शेखर के साथ दिए तो भी चलेगा? चलेगा, लेकिन उसमें तेल मिर्ची मसाला और खटाई, अचार, पापड़। पित्तवर्धक आहार विहार बंद करना हाँ, है ना? तो घृतपान भी कराएं सर? घृतपान तो सबसे अच्छा है सर। हाँ। जी ये तो साइड इफेक्ट बहुत होता है रसमाणिक्य का, मैंने जी देखा है। सर। जी सर इसको पिष्टियों के साथ भी दे सकते हैं ना हाँ रसमाणिक्य को? हाँ, प्रवाल पिष्टी के साथ। मेरे पास एक पेशेंट है, उन्होंने बहुत ज्यादा वेफर्स खाया और बहुत ज्यादा पकोड़े वगैरह खाए तेल वाले, और वो भी डीप फ्राइड तेल में खाया, रसमाणिक्य चल रहा था, उनके पूरे बॉडी में वो पूरा रैशेस इतना बढ़ गया था। फिर मैंने पूछा तो ये बताया कि हम तो रोज खाते थे ये सब चीजें। तो वो होता है, रिएक्शन होता है। क्योंकि रसमाणिक्य किससे बनता है? हरताल से बनता है ना। तो हरताल जो रहता है, उसका हाँ। केमिकल कंपोजिशन क्या है? एर्सेनिक रहता है उसमें, है ना, बस सर। एर्सेनिक सल्फाइड ऐसे कुछ तो रहता है ना। तो वो नहीं चलता है, वो उसको तेल मिर्ची मसाला नहीं चलता है। AS2S3 महाराष्ट्र में सल्फर। क्या होता है? राम अवतार जी आप कुछ बता रहे हैं, क्या होता है? हाँ, AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड होता है, आर्सेनिक ऑक्साइड होता है। AS2S3 आर्सेनिक सल्फाइड। हाँ, और मनशिला क्या होता है? AS2S2 हाँ AS2S2 होता है। हाँ, तो मनशिला तो श्वास का इसमें बहुत अच्छा काम होता है। हड़ताल स्किन के प्रॉब्लम में, ये रसवाणी के स्किन के प्रॉब्लम में अच्छा काम करता है। सर सर उसका क्या इसको ट्रिपलेस यूज कर सकते हैं क्या? रसमाणिक को त्रिफला के साथ यूज कर सकते हैं सर? कर सकते हैं, लेकिन मैं वो पथ्यकर आहार विहार पे ज्यादा जोर देना चाहिए। ठीक है। सर हाँ जी। सर और ये सुवर्णमाक्षिक के मतलब कैसे स्किन डिसीज में कैसे यूज करें हम वो क्या? रक्त का प्रसादन करता है। स्वर्णमाक्षिक जो है वो हाँ, आप देखिएगा, वो रक्त का प्रसादन, रक्त को शुद्ध करता है और अच्छा आरबीसीज बनाता है, एक तरह से ऐसे सोचिए। तो ये अच्छा, कौन से डिसीज में फिर मतलब ये भी दे सकते हैं? हम पांडु रोग में देते हैं, या फिर हमें स्किन डिजीज में भी, जहाँ रक्त क्योंकि कुष्ठ में क्या बोले, त्वचा रक्त मांस लसिका, है ना। तो त्वचा हाँ रक्त को अच्छा करना है, रक्त अच्छा होगा तभी तो त्वचा नया आएगा। हाँ हाँ। रक्त का प्रसादन करना है, वो पर्पज से स्वर्णमाक्षिक देते हैं। रक्त की लालिमा अच्छी हो जाती है, रक्त का क्वालिटी अच्छा हो जाता है, रक्त हम्म, की, इसलिए रक्त का प्रसादन होता है। अच्छा। तो सर फिर ये ऐसे विचर्चिका गगरू में ऐड कर सकते हैं हाँ, डाल के? स्वर्णमाक्षिक भस्म। डाल- और नया सेल लाना है तो वंग भस्म देते हैं, त्रिवंग भस्म देते हैं। अच्छा। पांच लाता है। ये स्वर्णमाक्षिक मेन रक्त का प्रसादन करता है, ऐसे ध्यान में रखिए। सर हाँ ये हाँ। स्वर्णमाक्षिक किसी के साथ एडिशन करके देना है या वैसे ही दे अभी सकते हैं? जैसे कुछ कुछ द्रव्य में है ना स्वर्णमाक्षिक, ताप्यादिलों में है ना स्वर्णमाक्षिक, शायद आप देखिएगा, स्वर्णमाक्षिक कुछ कुछ योगों में रहता है। पांडु रोग की चिकित्सा में या रक्त का प्रसादन में स्वर्णमाक्षिक का बहुत अच्छा फायदा होता है। सर महाराष्ट्र में वो कांग्रेस ग्रास रहता है बड़ा, हाँ सफेद सफेद गुच्छ से पुष्प रहता है उसके, हाँ उसकी भी बहुत एलर्जी होती है और हाँ सीवियर एलर्जी, इचिंग ज्यादा रहता है, सूजन रहती है पेशेंट को, हाँ श्वास लगता है। तो ये कंडीशन में क्या देना है? हाँ। अभी क्या है ना, सीवियर पहले कंडीशन में आयुर्वेदिक? वो कांग्रेस घास क्या होती है, वो आपको मालूम है हाँ हिस्ट्री क्या है? हाँ। क्या होता है, कैसे आया भारत में? एक बार 1964 में ना पूरे देश में अकाल पड़ा था, बारिश ही नहीं हुआ। तो वो अमेरिका से ही आया है ना सीडी? हाँ, तो इंडिया ने तो उससे गेहूं मांगा, अमेरिका से गेहूं मांगा। तो उस टाइम पे अमेरिका में इतना गेहूं होता था कि वो समुद्र में फेंक देते थे। तो वो लोग ने जो कचरा था ना गेहूं, जो समुद्र में फेंकते थे, ओवर प्रोडक्शन की वजह से, नहीं तो रेट कम हो जाएगा, तो उसने वो कचरा वाला माल इंडिया को भेज दिया।
और यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी। तो वो जो गेहूं था ना, उसके साथ में कुछ ऐसे चीजें आई, घास पतवार, जो यहाँ पे सब जगह फैल गई, सब जगह फैल गई। तो वो विषारी वनस्पति है। लोग खाए, बीमार भी पड़े उसको खा खा के, मतलब गेहूं के साथ खा खा के बीमार भी पड़े। और वो पूरे महाराष्ट्र में फैल गया, क्योंकि वो पूरे मुंबई का कोस्टल एरिया से उतरा था ना। हाँ, तो इसमें हम लोग ना विषाक्त द्रव्य जैसे कि शिरीष का प्रयोग करें तो वो अच्छा रहता है। चंपक आदि अगद है, जिसमें हल्दी है, दारू हल्दी है, तुलसी है, मंजिष्ठा है, ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करते हैं। और एक लेप भी है कांग्रेस घास का, एंटीडोट है, वो मैं आपको बाद में। निर्गुंडी भी बहुत अच्छा काम करता है। विषत इंदुकवटी चलेगी? हाँ हाँ? हाँ, और ऐसे भी इचिंग बहुत ज्यादा हो रहा है तो कंडुग्नगण ही अच्छा काम करता है। कंडुग्नगण, कुष्ठग्नगण। मैं आपको ढूंढ के बताऊंगा। हमारे सर ने एक फॉर्मूला बताया है कांग्रेस घास से जो रिएक्शन होता है स्किन में, उसका एक फॉर्मूला है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं देख के बताऊंगा। पहले देखिए इंडिया कैसा था कि भीख मांगता था कि आप हमें दे दो, हमें दे दो। आज कितना है कि हम कनाडा को धमका रहे हैं कि तुम हमारे साथ अच्छे से व्यवहार करो, नहीं तो व्यापार बंद कर देंगे। और इंडिया अभी सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है और थर्ड इकोनॉमी होने वाला है। तो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए हमेशा। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है क्या, पूछना है? मैं अभी ये जूम को अच्छा करा देता हूँ, तो मैं कल से दिखाई दूंगा आप लोगों को। सर एक लेप बताते थे आप और कंचन मैम सर, वो जो व्रण वगैरह पे लगाने को। वो मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, कुछ तो था। कहरवा पिष्टी, पता नहीं जहर मोर, कोई ऐसे पिष्टी थी सर, उसको हाँ, मिलाकर कहरवा, लगाना था। अच्छा कंचन मैम जो बताती है वो मुझे याद है। कहरवा पिष्टी है, काशीस भस्म है। काशीस भस्म और कहरवा पिष्टी हमेशा, और जात्यादि हाँ तेल। जी हाँ जी सर। हाँ, इसको जात्यादि। मिलाकर वो जो मैम के केस मैम बोल रहे हैं ना इचिंग वाला, उसमें मैम बताते थे कि अगर बहुत ज्यादा है तो कहरवा पिष्टी और ये काशीस काशी भस्म भस्म। और जात्यादि तेल से ड्रेसिंग करना है। हाँ जी सर, मैंने किया एक पेशेंट में, तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया। उसको वेरिकोज अल्सर था और हाँ अच्छा रिजल्ट आता है उसका। हाँ, और उसमें ये कैलाश जीवन और हल्दी का लेप लगा देना, तो वो जल्दी जल्दी हील होता है। हीलिंग पर्पज से कैलाश जीवन और हल्दी का लेप लगा दे। वैद्य मुनीश शर्मा मैम, आप कुछ बताना चाहेंगी एलर्जिक रिएक्शंस पे क्या करना चाहिए? मुनीश शर्मा मैम नहीं बोल रही हैं। प्रणाम सर, प्रणाम सभी आपका को। थीसिस का कब होगा? मुझे बहुत टेंशन आ रहा है। आप लिखी के? सर मैं वो मैं अलग से बात करूंगी सर आपसे। अच्छा ठीक है। अभी तो मैंने इसलिए किया है कि सर ये जो एलर्जी वाले केसेस है ना, हाँ इसमें जैसे आपने बताया ना, तो इसमें हम वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वही रखते हैं कि पहले उसमें जो है दीपन पाचन देते हैं, उसका कोष्ठ का देख लेते हैं कि कफ का है या पित्त का है, और अकॉर्डिंगली जो है ना फिर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं जो जनरली जो स्टार्ट करती हूँ वो आरोग्य वर्धनी से स्टार्ट करती हूँ, और आरोग्य वर्धनी बिफोर मील्स दे देती हूँ मिल्क के साथ। और उसके बाद फिर जैसे अभी रिसेंटली एक बच्चा था 10 ईयर का, तो उसमें उसको बहुत ज्यादा ईचिंग हो रही थी, तो हमने उसको आरोग्य वर्धनी दिया और खाना खाने के बाद उसको हरिद्राखंड और महामंजिष्ठादि दिया। तो उससे उसको काफी अच्छा रिजल्ट आया, और एप्लीकेशन के लिए हमने उसको शीरबला तेल दिया था। तो जी ऐसे जो है अकॉर्डिंगली मतलब पेशेंट टू पेशेंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। जी सर। जी, ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहता है? विनीता चौहान मैम, आप कुछ बोलना चाहती हैं? एलर्जिक रिएक्शंस पे कोई ट्रीटमेंट कुछ बताना चाहती हैं तो बता सकती हैं। नहीं? तो ठीक है, अभी हम सेशन बंद करते हैं, फिर मिलते हैं 8:15 पे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। 8:15 बजे हम लोग फिर मिलेंगे।